नमस्कार साथियों। आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण की एक बिल्कुल ही नई लेक्चर सीरीज लेकर आया हूं। इसको पूर्णतः अध्ययन करने के बाद आप MPPSC मेंस, MPSI, व्यापम की अन्य परीक्षाएं और ऐसी सभी परीक्षाएं जिसमें हिंदी एक मुख्य विषय के रूप में आता है, आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस मुद्दे से कि भाषा क्या होती है। भाषा किसी भी व्यक्ति के लिए एक माध्यम है जिसके द्वारा वह अपनी मानसिक संवेदनाओं को दूसरों को परिचित करा सकता है, अपनी मानसिक संवेदनाओं से दूसरे को परिचित करा सकता है। किसी भी भाषा के उदय के पीछे एक पूरा का पूरा इतिहास होता है। वह कई चरणों से गुजरती है और फिर उस भाषा की व्याकरणीय रचना होती है, कुछ नियम बनते हैं। हम उन्हीं नियमों का अध्ययन आगे करेंगे, लेकिन आज इस लेक्चर के माध्यम से हम हिंदी भाषा के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले अपन समझते हैं कि हिंदी भाषा का इतिहास क्या है। मनुष्य भाषा के द्वारा अपने मन के भाव प्रकट करता है, ठीक है। एक सीमा तक संकेतों द्वारा भाव और विचार प्रकट किए जा सकते हैं, मतलब एक लिमिट होती है इशारों से बात करने की, लेकिन सारी की सारी मानसिक भाव को इशारों के माध्यम से प्रकट नहीं किया जा सकता। पर संकेतों द्वारा सभी भाव व विचार प्रकट नहीं किए जा सकते। जैसे हम किसी को चुप कराने के लिए उंगली के द्वारा इशारा कर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, पर यदि हमें भाषण देना हो तो हम संकेतों से काम नहीं चला सकते, और इसीलिए भाषा का जन्म होता है, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि हम अपनी सारी मानसिक संवेदनाएं जो हैं इशारों के माध्यम से प्रकट नहीं कर सकते, और उन्हें प्रकट करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। अब भाषा के कितने रूप होते हैं? तो बेटा भाषा 3 प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, ठीक है। अब हिंदी भाषा क्या है? तो हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। पूरी दुनिया में जितनी भी भाषाएं बोली जाती उनमें से एक हमारी हिंदी है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। 2011 की जनगणना में भारतीय भाषाओं के आंकड़ों के मुताबिक 43.63% लोगों की मातृभाषा हिंदी ही है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, 14 सितंबर वर्ष 1949 को जो हमारे संविधान सभा थी उसने हिंदी को राजभाषा के रूप में अडॉप्ट किया था, हिंदी को राजभाषा के रूप में चयनित किया था। तो 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा? 14 सितंबर प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में आयोजित होता है। इसी प्रकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है। हिंदी जिस लिपि में हम लिखते हैं, सब जिस लिपि में लिखा गया है वह है देवनागरी लिपि। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा बेटा? 343(1) ये बताता है कि देवनागरी लिपि वाली जो हिंदी है वह भारत की राजभाषा है, ठीक है। अब ये जो भाषा हमारी हिंदी है, इसका नाम हिंदी कैसे पड़ा? तो जैसा कि आप लोग ये मैप को देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो प्रवाह दिया गया है, ये जो पूरा का पूरा प्रवाह है, ये प्रवाह सिंधु नदी का प्रवाह है, ठीक है। अब सिंधु नदी के पश्चिम में जो इलाका हुआ करता था, ये कहना चाहिए ईरानी क्षेत्र था, ठीक है। और ईरानी लोग जो है ये हा ध्वनि को सा ध्वनि के रूप में, या हम बोल सकते सा ध्वनि को हा ध्वनि के रूप में उच्चारित करते थे, ठीक है। हमारी भाषा का जन्म या हमारी भाषा का नाम हिंदी ईरानियों के द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि हमारी भाषा का जो नाम हिंदी है ये किसकी देन है बेटा?
तो ये देन है ईरानियों की। ये किसके द्वारा दिया गया है? ईरानियों के द्वारा दिया हुआ है। हमारे देश की पश्चिमी सीमा के लगभग जो इतिहास प्रसिद्ध सिंधु नदी बहती है, उसके पार का संपूर्ण प्रदेश ईरानियों के लिए सिंध था। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये प्रवाह है किसका? सिंधु नदी का। ये वाला जो क्षेत्र था ये ईरानियों के द्वारा डोमिनेटेड इलाका था, ये पूरा इलाका। ठीक है सिंधु नदी के पार का मतलब ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये उनके लिए सिंध था। ठीक है, चूंकि फारसी में संस्कृत की सा ध्वनि को हा के रूप में उच्चारित किया जाता है, अतः उन लोगों ने सिंध शब्द के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया। सिंध शब्द के लिए उन्होंने काय का यूज किया? हिंद शब्द का, क्योंकि वो लोग सा ध्वनि का उच्चारण हा के रूप में करते थे। आगे चलकर ईरानी लोग भारत के जितने भी भूभाग से परिचित होते गए वे उसे हिंद कहने लगे और धीरे धीरे संपूर्ण भारत हिंद कहलाया और हिंद की भाषा हिंदी कहलाई। ठीक है, तो हमारी मातृभाषा हिंदी जो शब्द है, मातृभाषा का जो शब्द हिंदी है वो ईरानियों की देन है। ईरानी संस्कृत की सा ध्वनि के लिए हा ध्वनि का प्रयोग करते थे, इसीलिए इस तरफ प्रवाहित होती हुई सिंधु नदी के पार का ये जो पूरा इलाका था उसके लिए ये लोग हिंद शब्द का प्रयोग करते थे और हिंदी की भाषा हिंदी कहलाई। अर्थात भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, तो भाषा परिवार मतलब किस परिवार से संबंधित है हिंदी भाषा? तो बेटा ये हिंदी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है, जो कि सबसे बड़ा भाषा परिवार है। विश्व में 3000 भाषाएं अलग अलग परिवारों में विभाजित है, उनमें से हिंदी जिस परिवार की भाषा है उसे कहा जाता है बेटा भारोपीय भाषा। भारोपीय परिवार की भाषा है क्या? हिंदी। और ये दुनिया का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हो, भाषा परिवार कौन सा है? भारोपीय। भारोपीय भाषा बोलने का प्रतिशत कितना है? 73%। मतलब भारोपीय भाषा में जितनी भी भाषाएं हैं उनको दुनिया के 73% लोग उच्चारित करते हैं। ठीक है, और ये उत्तर भारत में जो भाषाएं हैं वो किस परिवार की भाषा है? भारोपीय। इनमें से सबसे उल्लेखनीय भाषा कौन सी है? हिंदी। ठीक है, इसी प्रकार से जो द्रविड़ भाषा परिवार है उसे बोलते हैं 25% लोग भारत के, अर्थात दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं जैसे तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई, ठीक है, तमिल हो गई, ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। इसी प्रकार जो जनजातीय लोग हैं वो लोग बोलते हैं क्या बेटा? ऑस्ट्रिक भाषा की, ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाएं। ठीक है, और भारत में 1.3% लोग इस परिवार से संबंधित है। अर्थात जनजातीय क्षेत्रों की जो भाषाएं है वो प्रेरित है बेटा कहां से? ऑस्ट्रिक भाषाओं से। फिर जो चौथा भाषा परिवार है भारत का वो है बेटा चीनी तिब्बती भाषा परिवार, और 0.7% लोग जो हैं वो इससे संबंधित है। हिमाचल क्षेत्रों में जो है या पर्वतीय इलाकों में जो है इस परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो भारत के 4 भाषा परिवार कौन कौन से हो गए बेटा? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। और हिंदी भाषा जो है वो किस परिवार की भाषा है बेटा? तो वो है भारोपीय परिवार की भाषा। ठीक है, अब हिंदी का कहना चाहिए सृजन कैसे हुआ? जैसा मैंने लेक्चर की शुरुआत में आपको बताया कि हिंदी भाषा का पूरा एक इतिहास रहा है। तो क्या इतिहास रहा है बेटा हिंदी भाषा का, वो अपन समझते हैं। इस काल में आर्य भाषा का विकास 2 रूपों में हुआ, क्योंकि सबसे पहले जब आर्यों का आगमन हुआ हड़प्पा मोहनजोदाड़ो सभ्यता के बाद, जब आर्य भारत आए तो आर्यों की जो आर्य भाषा थी उसका काल रहा बेटा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, 1500 AD टू 500 AD। ठीक है, अब इस काल में आर्य भाषा का विकास कितने रूपों में हुआ बेटा? 2 रूपों में हुआ।
एक है वैदिक संस्कृत 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरी है बेटा कौन सी, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, देखो वैदिक संस्कृत बेटा वो वाली संस्कृत हो गई जिसमें हमारे वेद पुराण उपनिषद लिखे गए थे, ठीक है, जिसमें नियम वगैरह होते थे, उन नियमों के आधार पर जो है संस्कृत का यूज होता था। दूसरी हुई बेटा लौकिक संस्कृत, जब संस्कृत जो है आम जनता की भाषा बन गई, ठीक है, तो ऐसी भाषा जो जनता बोलने लगी तो वो हो गई कौन सी, लौकिक संस्कृत, ठीक है। वैदिक संस्कृत 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक उसका टाइम पीरियड चला, और जो लौकिक संस्कृत थी उसका टाइम पीरियड था 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच में। वैदिक संस्कृत या प्राचीन संस्कृत का उपयोग वेद अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिखने में हुआ, पुराणों के लेखन में, उपनिषदों के लेखन में देखने को मिलता है। किसका यूज, प्राचीन संस्कृत का। तो वेद, पुराण, उपनिषद जो हमारे सनातन के ग्रंथ है वो जिस भाषा में लिखे गए बेटा वो है कौन सी, वैदिक संस्कृत। ऋषि पाणिनि, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा पाणिनि ऋषि का। पाणिनि ऋषि से पूर्व की लगभग सभी रचना वैदिक संस्कृत में मिलती है, क्योंकि आर्यों की भाषा ही थी बेटा कौन सी, संस्कृत। तो ऋषि पाणिनि तो जाने ही जाते हैं व्याकरण आचार्य के नाम से, उन्होंने ही हिंदी के नियम बनाए। तो पाणिनि ऋषि के पहले जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो सारे लिखे गए बेटा किसमें, वैदिक संस्कृत में। पाणिनि की रचना कौन सी है, अष्टाध्यायी, ठीक है, तो यहां पर नोट कर लेना आप लोग, ऋषि पाणिनि की रचना कौन सी है बेटा, अष्टाध्यायी, ठीक है। तो पाणिनि ऋषि की रचना अष्टाध्यायी से लौकिक संस्कृत का रूप उभरकर सामने आया, ठीक है। तो याद रखना बेटा आप, सबसे पुरानी जो भाषा है जो कब से कब तक चली, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, वो चली बेटा कौन सी, वैदिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत की शुरुआत मानी जाती है पाणिनि ऋषि से। पाणिनि ऋषि ने कौन सा ग्रंथ लिखा बेटा, पाणिनि ऋषि ने ग्रंथ लिखा कौन सा, अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी से लौकिक संस्कृत का रूप सामने उभर कर आया। कौन से ग्रंथ से बेटा, अष्टाध्यायी से। लौकिक संस्कृत का प्राचीन उपयोग 500 ईसा पूर्व में रामायण और महाभारत में मिलता है। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में यूज हुआ बेटा सबसे पहले किसका, लौकिक संस्कृत का। लौकिक संस्कृत को वैदिक संस्कृत का विकसित रूप कहा जाता है, ठीक है। तो बेटा सबसे पुरानी भाषा कौन सी हुई, अगर हम देखें तो सबसे पुरानी भाषा थी बेटा कौन सी, सबसे पुरानी भाषा थी ये वाली वैदिक संस्कृत, और वैदिक संस्कृत का ही विकसित रूप हुआ कौन सा, लौकिक संस्कृत। इतना क्लियर हुआ। तो लौकिक संस्कृत की शुरुआत कहां से हुई, ऋषि पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी से, ठीक है। अब पाणिनि ने व्याकरण के नियमों के अनुसार भाषा का ऐसा संस्कार किया कि वह भाषा विद्वान ब्राह्मणों के वर्ग तक सीमित रह गई, ठीक है। क्योंकि बेटा देखो सॉरी पुरानी जो वैदिक संस्कृत थी ये नियमों के परे थी, इसमें कोई नियम नहीं थे। लेकिन पाणिनि ऋषि ने व्याकरण के, हिंदी व्याकरण के बहुत सारे नियमों का सृजन कर दिया। तो बेटा पढ़ता कौन था उस काल में, पढ़ाई लिखाई का जो पेशा होता था ये ब्राह्मणों का पेशा होता था। तो लौकिक संस्कृत जो है ये रेस्ट्रिक्ट होकर रह गई किसके पास, ब्राह्मणों के पास। फलस्वरूप आम जनता उसको समझ तो जाती थी पर उसको बोल पाने में कठिनाई महसूस करती थी, क्योंकि जनता को नियम नहीं मालूम थे। इसलिए आम जनता उस भाषा को समझ तो लेती थी लेकिन उसे बोल नहीं पाती थी, क्योंकि बहुत सारे नियम बन गए थे अष्टाध्यायी के लेखन के बाद हिंदी के, ठीक है। आम बोलचाल की भाषा ना होने के कारण संस्कृत का प्रचलन मंद पड़ गया, ठीक है, क्योंकि संस्कृत बहुत सारे नियमों से सुशोभित हो चुकी थी और नियमों का ज्ञान सिर्फ किसके पास था बेटा, उस समय के उच्च वर्ग अर्थात ब्राह्मणों के पास ही वो था। एक स्टैंडर्ड की भाषा बन चुकी थी संस्कृत। इसी कारण से आम जनता ने अपनी ही अलग अन्य भाषा का यूज करना शुरू किया।
दरअसल जनता जिस भाषा का प्रयोग करती थी वह प्राकृत कहलाई। तो ऐसे शुरुआत हुई है बेटा किसकी? प्राकृत भाषा की। सबसे पहले बेटा यदि हम बात करें वैदिक संस्कृत, तो उस समय के आर्य बोलते ही बोलते थे। लगभग 500 वर्ष तक चलती रही कौन सी? वैदिक संस्कृत। लेकिन जब बात करें हम किसकी? लौकिक संस्कृत की, तो लौकिक संस्कृत सिर्फ रही पढ़े लिखों की भाषा, ब्राह्मणों की भाषा रही। तो आम जनता कौन सी भाषा बोलने लगी थी? तो आम जनता बेटा जो भाषा बोलती थी वो कहलाई कौन सी? प्राकृत भाषा। और यहां से मध्यकालीन आर्य भाषा का आरंभ हुआ। तो बेटा प्राचीन कालीन आर्य भाषा की बात करें हम, तो प्राचीन कालीन आर्य भाषा में दो भाषाएं आ जाती हैं। एक हो जाती है बेटा वैदिक संस्कृत जो चली 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरी हो जाती है लौकिक संस्कृत जो चली 1000 से 500 ईसा पूर्व। वैदिक और लौकिक संस्कृत के बीच में आ जाते हैं कौन? ऋषि पाणिनि का ग्रंथ अष्टाध्यायी, क्योंकि अष्टाध्यायी के लेखन के बाद से ही संस्कृत के बहुत सारे नियम बने और संस्कृत का विकसित रूप अर्थात लौकिक संस्कृत सामने आया। और लौकिक संस्कृत रेस्ट्रिक्टेड रहा, या कहना चाहिए ब्राह्मणों के पास ही रहा। तो आम जनता जो भाषा बोलने लगी वह भाषा कहलाई कौन सी बेटा? प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा के आम जनता के द्वारा बोले जाने से भाषा परिवार का मध्यकाल शुरू हुआ, अर्थात मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसका टाइम पीरियड रहा बेटा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। यहां पर आम जनता जो भाषा बोलने लगी वो कौन सी थी बेटा? वो थी प्राकृत भाषा। संस्कृत साहित्य में व्याकरण के प्रवेश ने जहां एक ओर उसे परिमार्जित कर शिक्षितों की व्यवहारिक भाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया, वहां दूसरी ओर उसे जनसाधारण की पहुंच के बाहर कर दिया। ये तो बेटा समझ में आ गया होगा आपके लिए, क्योंकि अब सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही संस्कृत बोलते थे। आम जनता संस्कृत समझ जाती थी लेकिन बोल नहीं पाती थी, क्योंकि ऋषि पाणिनि ने उसके बहुत सारे नियम बना दिए थे। परिणाम स्वरूप भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई। अलग अलग क्षेत्रीय भाषा यहां पर बनने लगी। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की शब्दावलियां थी और उन शब्दावलियों से वह भाषा विकसित हो गई। इन सभी प्रादेशिक भाषाओं को सामूहिक रूप से प्राकृत नाम दिया गया। ये जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं बेटा संस्कृत वैदिक संस्कृत के बाद विकसित हुई हैं, उन सभी प्रादेशिक भाषाओं को संयुक्त रूप से कहा गया बेटा क्या? प्राकृत भाषा। और उन भाषाओं में जो ग्रंथ रचे गए उन सबको सामूहिक रूप से प्राकृत साहित्य कहा गया। इन सभी भाषाओं में जितने भी ग्रंथ लिखे गए उन सभी ग्रंथों को क्या कहा गया बेटा? उन सभी ग्रंथों को कहा गया प्राकृत भाषा के ग्रंथ। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे बेटा आर्य भाषा का वैदिक काल हम 2 काल में विभाजित करते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैसे ही यदि बेटा हम बात करें मध्यकालीन भाषा के काल के, तो उसको हम 3 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। जो इसका पहला क्षेत्र बेटा वो है प्रथम प्राकृत काल, और ये वाला बेटा जो पहला प्राकृत काल है वो चला है कब से? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। इस काल की प्रमुख भाषा पाली थी। मतलब मध्यकाल का जो पहला भाषा का काल है उसकी भाषा कौन सी थी? पाली थी। इसीलिए पाली को पहली प्राकृत भाषा कहा गया है, क्योंकि ये काल तो प्राकृत भाषा कहा गया था और पाली जो है वो प्राकृत भाषाओं में पहली थी। यह गौतम बुद्ध के समय बोली जाती थी। समस्त पाली साहित्य महात्मा बुद्ध से ही संबंधित है, क्योंकि महात्मा बुद्ध के टाइम पर या बौद्ध धर्म का जो वास्तविक साहित्य या प्रारंभिक साहित्य है वो उसकी पूरी रचना किसमें हुई है? पाली भाषा में। ठीक है। फिर दूसरा काल आया बेटा द्वितीय प्राकृत काल। ये चला 100 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है। इस काल में महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, उसके बाद पैशाची, ब्राचड़, खस,
नामक क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई। ये प्रारंभिक बोलियां थी बेटा, जहां पर पूर्वोत्तर भारत में चल रही थी कौन सी? प्राकृत भाषा का पहला खंड अर्थात पाली भाषा। वहीं पर भारत के अन्य क्षेत्रों में बहुत सारी भाषाओं का मिक्सचर बहुत सारी प्राकृत भाषाओं का उदय होने लगा। और ये थी बेटा महाराष्ट्री भाषा, शौरसेनी, मगधी, अर्ध मगधी, पैशाची, ब्रौचड़, खस नामक भाषाओं का सृजन हुआ। इनका प्रचलन 100 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रहा। किसका बेटा? द्वितीय प्राकृत काल का जो प्रचलन रहा वो कब से कब तक रहा बेटा? 100 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रहा। फिर भाषाओं का तीसरा काल शुरू होता है जो कहलाता है तृतीय प्राकृत काल। लौकिक संस्कृत का जमाना है, आम जनता प्राकृत भाषा बोलने लगी। पाली पहली प्राकृत भाषा थी। उसके बाद कुछ प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई जैसे महाराष्ट्री, शौरसेनी, मगधी, अर्ध मगधी, पैशाची, ब्राचड़ और खस। उसके बाद जब बेटा तृतीय प्राकृत काल शुरू होता है तो इसे अपभ्रंश काल कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? इसे अपभ्रंश काल कहते हैं, क्योंकि द्वितीय प्राकृत काल की बोलियां जो नई भाषाएं पनपी उन्हें सामूहिक रूप से नाम दिया गया बेटा काय का? अपभ्रंश का। ठीक है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋषि पतंजलि ने किया था। किसने किया था? अब देखो, यही जो ये प्रादेशिक जो भाषाएं थी वो धीरे धीरे विकसित होने लगी और उनके विकास का परिणाम ही था कि भाषाओं का मिक्सचर बना। और यही भाषाओं का मिक्सचर कालांतर में कहलाया बेटा अपभ्रंश। और अपभ्रंश का काल रहा बेटा कब से कब तक? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है। अपभ्रंश के ही परिवर्तित रूप को अवहट्ट नाम दिया गया। वही अपभ्रंश ही है जो कालांतर में कहलाया बेटा क्या? अवहट्ट। 11वीं से लेकर 14वीं सदी के अपभ्रंश रचनाकारों ने कब से कब तक? 11वीं से 14वीं सदी में अपभ्रंश के जो रचनाकार थे, मतलब अपभ्रंश में जो ग्रंथ लिखे गए थे, अपभ्रंश के रचनाकारों ने अपनी भाषा को अपभ्रंश की जगह अवहट्ट कहा। ठीक है तो भाषा वही कौन सी? अपभ्रंश। लेकिन 11वीं से 14वीं सदी के बीच का जो टाइम है वो कहलाया बेटा क्या? अवहट्ट। अर्थात अवहट्ट अपभ्रंश भाषा और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच का संक्रांति या संक्रमणकालीन भाषा का काल है। ठीक है। तो आधुनिक भारतीय भाषाएं और पुरानी वाली जो अपभ्रंश भाषा है उसके बीच का जो टाइम है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अपभ्रंश वाला टाइम चल रहा था जब बहुत सारी प्रादेशिक भाषाओं का उदय हुआ। इसी अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। आधुनिक भारतीय भाषा इसी अपभ्रंश से बनी बेटा। और अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच का बेटा जो समय है वो समय कहलाया कौन सा? कहलाया बेटा अवहट्ट। वही समय क्या कहलाया बेटा? अवहट्ट। तो अपभ्रंश का ही विकसित स्वरूप क्या कहलाया बेटा? अवहट्ट। ठीक है। फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल आया। ये 1000 ईस्वी से अब तक जितना भी भाषा में विकास हुआ है ये कहलाता है क्या बेटा? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। जितनी भी आधुनिक भारतीय भाषाएं बोली जाती हैं बेटा, इनका विकास कहां से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। जैसे हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि, ये तमाम सारी भाषाएं बेटा कहां से विकसित हुई हैं? तो ये तमाम सारी भाषाएं बेटा विकसित हुई हैं कहां से? अपभ्रंश से। ठीक है। अब आज की भारत में जो विभिन्न भाषाएं बोली जा रही हैं वो कौन कौन से अपभ्रंश से विकसित हुई हैं? इससे भी बहुत से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, इसको समझते हैं बेटा। जैसे शौरसेनी अपभ्रंश था अभी जिसका नाम हमने पढ़ा था, शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है बेटा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती।
ये तीनों भाषाएं विकसित हुई हैं कहां से? शौरसेनी अपभ्रंश। और अपभ्रंश मतलब क्या? प्रादेशिक भाषा। ठीक है। इसके बाद है बेटा पैशाची अपभ्रंश। तो पैशाची अपभ्रंश से विकसित हुई है बेटा लहंदा भाषा, जो पाकिस्तान के क्षेत्र में बोली जाती है, और दूसरी विकसित हुई है बेटा कौन सी? पंजाबी। इसके बाद ब्रौचड़, ये भी एक अपभ्रंश है, इससे विकसित हुई है बेटा आज की सिंधी भाषा। फिर खस, ये भी बेटा एक अपभ्रंश है, और इससे विकसित हुई है बेटा विभिन्न प्रकार की पहाड़ी भाषाएं, जो भारत के विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती हैं। फिर है बेटा महाराष्ट्री अपभ्रंश। तो महाराष्ट्री अपभ्रंश से विकसित हुई है बेटा कौन सी? हमारी मराठी भाषा। फिर है बेटा अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है बेटा पूर्वी हिंदी की भाषाएं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा अवधी भाषा का। ठीक है, अयोध्या वाला क्षेत्र अवध है, वहां पर बोली जाती है ये। ठीक है, उसके बाद बेटा बघेली, ये हमारे रीवा क्षेत्र में, और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ऐसे ही एक और अपभ्रंश है बेटा कौन सा? मगधी अपभ्रंश। मगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है कौन सी? बिहारी, उड़िया, बंगाली, असमिया आदि। ठीक है, तो ये टेबल जो है बेटा आप लोगों को याद करना है। तो ये हमारे लेक्चर का पहला भाग था। अब नेक्स्ट भाग में बेटा हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा जो है कितनी बोलियां और कितनी उपबोलियों में विभाजित है। थैंक यू।